हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लैट नेक्स्ट। मैं हूं एडवोकेट आयुष मिश्रा, आपका लीगल रीजनिंग का फैकल्टी। सो लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम देखे थे, करेक्ट। अब हम इस क्लास में देखते हैं द अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस ऑफ क्राइम, ठीक है। सो स्टेजेस ऑफ क्राइम मतलब, अब तो देखिए दो तरीके से यहाँ पे क्राइम हो सकता है, ठीक है। अब क्राइम दो तरीके से होने का मतलब ये है, एक तो भाई जो आपके हीट ऑफ द मोमेंट, स्पर ऑफ द मोमेंट में हो जाते हैं, एक तो हम उस टाइप के क्राइम्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए एक्ट डन इन स्पर और हीट ऑफ द मोमेंट, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक्ट डन आफ्टर प्रीमीडिएशन, एक्ट डन आफ्टर प्रीमीडिएशन। सो बेसिकली जो आपका एक्ट डन इन स्पर और हीट ऑफ द मोमेंट है, ये क्या होता है, तो भाई आपने हीट ऑफ द मोमेंट, गुस्से में अचानक से उस टाइम पे गुस्सा आया, आप कंट्रोल नहीं कर पाए गुस्सा, इसलिए आपसे कोई क्राइम हो गया, ठीक है। उसके लिए आपने कोई पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करी थी, इसको हम बोलते हैं एक्ट डन इन स्पर ऑफ द मोमेंट, राइट, हीट ऑफ द मोमेंट। अब जो हम बात करने वाले हैं स्टेजेस, तो इसमें तो कोई स्टेज नहीं आएगा, आपने ऐसा सच कोई प्लानिंग प्लॉटिंग तो करी नहीं है, ठीक है। तो स्टेजेस की बात हम कब करते हैं, जब हम कोई एक्ट प्री प्लान्ड या प्लानिंग प्लॉटिंग करके करते हैं, लाइक एक्ट डन आफ्टर प्रीमीडिएशन। इसका मतलब क्या है, प्रीमीडिएशन में अगर हम एक्ट करके करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा प्लानिंग होगा वो क्या होगा, अगर हम सबसे पहला एक्ट करने के लिए जो स्टेज है वो क्या होगा, तो होगा इंटेंशन। सबसे पहले तो भाई हम मेंटल स्टेज पे ही करेंगे काम, है ना, इंटेंशन। सबसे पहले कोई भी क्राइम करने के लिए हम क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इंटेंशन, है ना। अगर हमारा इंटेंशन ही नहीं कॉन्स्टिट्यूट हो पाएगा तो कोई भी क्राइम नहीं कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, कोई भी क्राइम आप कमिट नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर उसका इंटेंशन कमिट करना, इंटेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूट करना सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, राइट। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। अच्छा ठीक है, इससे पहले मैं अगर देख लूं तो इसको मैं अभी डिलीट करता हूं, ठीक है। सेकंड वाला जो स्टेज है इसको मैं डिलीट करता हूं। जो हमारा इंटेंशन का स्टेज है, तो यहाँ पे दो टर्म्स हम देखते हैं, राइट। यहाँ पे हम दो टर्म्स देखते हैं, इंटेंशन और दूसरा हम देखते हैं मोटिव, ठीक है, इंटेंशन और मोटिव। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव, कम ऑन। सो बेसिकली देखिए, इंटेंशन का मतलब ये है कि जो आपने तय किया है कि भाई आपका जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए बहुत माइन्यूट डिफरेंस है इंटेंशन और मोटिव में। इंटेंशन का पर्पस क्या है कि द वे यू एक्ट, राइट, द वे यू एक्ट। अब आपका इंटेंशन है कि भाई मेरे को उसको चाकू से मारना है, मेरे को उसको बंदूक से मारना है, मेरे को उसको तलवार से मारना है, ये हमारा इंटेंशन हो सकता है। बट द मोटिव इज द रीजन बिहाइंड दैट कमिटिंग द एक्ट। भाई मेरे को उसको क्यों मारना है, द रीजन, द मोटिव बिहाइंड द एक्ट, ठीक है। और इंटेंशन द वे इट द मोटिव इज बीइंग कैरिड आउट, राइट। द इंटेंशन क्या है, इट इज द वे इन विच द मोटिव इज बीइंग कैरिड आउट। और मोटिव क्या है, मोटिव इज द पर्पस, ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल से देखें, सो आपने देखा कोई बच्चा है वो पानी में डूब रहा है, लेट सपोज एक्स पर्सन ने देखा कि यहाँ पानी है, ठीक है, यहाँ पे कोई ए पर्सन है जो कि पानी में डूब रहा है, राइट। अब ये जो एक्स पर्सन है, ये पर्सन जो है ये इन्वॉल्व है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, इन्वॉल्व इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, जो कि ह्यूमन का सेल परचेज करते हो या ह्यूमन ऑर्गन का सेल परचेज करते हो, उनको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग
उस बिजनेस को हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं उनको हम ह्यूमन ट्रैफिकर्स बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एक्स ने ए पर्सन को देखा, एक बच्चा है ए जो है, ये इज अ चाइल्ड, ठीक है, इसको देखा कि ये बच्चा पानी में डूब रहा है। अब एक्स ने अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी में कूदा और इस ए पर्सन को सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ऑन द फेस देखें कि भाई एक्स का क्या इंटेंशन है, तो एक्स का हमें यही इंटेंशन दिखेगा कि ही वांट्स टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम ड्रॉनिंग इनटू द रिवर, राइट। सो एक्स पर्सन जो ड्रॉन किया है वो ए को बचाने के लिए कूदा है पानी में। अब यहाँ पे इसने क्या किया, इसके बाद यहाँ से इसने इसको सेव कर लिया, इसका मेडिकल केयर करवाया, उसके बाद इसने क्या किया, ए को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर दिया, राइट। सो यहाँ पे अगर हम आइडेंटिफाई करें व्हाट इज द इंटेंशन एंड व्हाट इज द मोटिव, मैंने डेफिनेशन क्या बोला, मोटिव इज द ऑब्जेक्ट पर्पस एंड इंटेंशन इज द वे टू कैरी आउट दैट ऑब्जेक्ट और दैट पर्पस। सो यहाँ पे इंटेंशन क्या है, यहाँ पे इंटेंशन तो हमें बड़ा अच्छा दिख रहा है कि ही हैज द एक्स हैज द इंटेंशन टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम ड्रॉनिंग इनटू द रिवर, बट जो मोटिव है वो क्या, वो मोटिव हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, मोटिव है इसका यहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो हम यहाँ पे ऑल टुगेदर अगर देखें तो मोटिव और इंटेंशन जो है दोनों ही गलत है, इसलिए हम देख लेंगे कि मेंस रिया प्रेजेंट है, सिंपली यहाँ पे हम इसको लायबल कर देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि भाई इसने इसको एक्स का इंटेंशन था इसको डूबने से बचाने का, अल्टीमेटली इंटेंशन इसका मोटिव क्या था कि भाई सेल करना है इंटरनेशनल मार्केट में, राइट। तो आपको इंटेंशन में समझ में आया कि भाई डिफरेंस क्या हो सकता है इंटेंशन और मोटिव का, ओके। तो पहला हमने देख लिया स्टेज क्या, इंटेंशन। दूसरा स्टेज हम देखेंगे, सॉरी, दूसरा स्टेज हम देखेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन, ठीक है। अब प्रिपरेशन की मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन मतलब की तैयारी, राइट। हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई तैयारी कर रहे हैं। अब हमने इंटेंशन क्रिएट बना लिया कि भाई मेरे को इस पर्सन को 3 दिन बाद बंदूक से गोली मारनी है, ठीक है। तो भाई अब बंदूक से गोली मारनी है तो मेरे को एक प्लेस देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा सुटेबल प्लेस है जहाँ पे मैं पकड़ा भी ना जाऊँ, जहाँ पे मैं छुप के खड़ा रह सकता हूँ और इस पर्सन को मैं शूट कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे को हथियार लाना पड़ेगा, मुझे गन का इंतजाम करना पड़ेगा, या मैंने डिसाइड किया है कि मुझे नाइफ से करना है, लेट सपोज मैंने डिसाइड किया नाइफ से, तो क्या नाइफ मैं अब परचेज करके लाऊंगा, ठीक है। तो क्या नाइफ जो मैंने परचेज करके लाया है सिर्फ इसलिए मेरे को पनिशमेंट हो सकती है, नहीं भाई, मैं नाइफ परचेज तो कभी भी कर सकता हूँ, किसी भी काम के लिए कर सकता हूँ। मतलब कि आपको सिर्फ इंटेंशन बिल्डअप करने के लिए या फिर सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए कभी भी क्राइम ये पनिशमेंट नहीं हो सकती है। अभी हम आगे देखते हैं इसके बाद कि किस केसेस में प्रिपरेशन स्टेज पे ही आपको पनिशमेंट हो जाएगी। उसके बाद जब हमने प्रिपरेशन कर लिया, हमने नाइफ ले आए, हमने गन ले आए, हमने सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली, उसके बाद हम करेंगे अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, जब जो आपने डिसाइड किया है, जो आपका प्लान है, जब आप उसको एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टेज में ले जाते हो तो आप उसको बोलते हो अटेम्प्ट, राइट। जब आपने अपना इंटेंशन बिल्डअप कर लिया कि आई वांट टू शूट दैट पर्सन, उसके लिए आपने प्रिपरेशन भी कर लिया, यू हैड बोरोड अ गन फॉर दैट पर्पस, राइट, इन फर्दरेंस ऑफ कमिटिंग दैट क्राइम। अब यू हैड डिसाइडेड अ प्लेस टू स्टैंड एंड keep a watch on that person, okay, right. So now you are aiming a gun towards that person, so that is the stage of attempt. Till this stage you cannot get punishment, right. There are some exceptions because law always has some exceptions, law is not an absolute, right. So attempt के भी stage में आपको punishment मिल सकती है, पर कुछ cases में जो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए जो हम मर्डर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो क्या अटेम्प्ट मैंने आपको एम करके गन रखा है, तो क्या गन एम करने से ही गोली चल जाएगी, नहीं होगी। तो अभी आपको अटेम्प्ट के स्टेज में भी पनिशमेंट नहीं होगी, राइट। कब पनिशमेंट होगी, जब आपने यहाँ पे गोली चला दी, राइट। अब आपने जब गोली चला दी तो आपको इस स्टेज पे पनिशमेंट हो जाएगी। गोली अगर लग गई सामने वाले को तो आपको मर्डर की पनिशमेंट हो जाएगी, अगर गोली नहीं लगी तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर की पनिशमेंट, ठीक है। तो क्राइम हो गया एकम्प्लिश,
तो एकम्प्लिशमेंट, ठीक है। अगर क्राइम आपका एकम्प्लिश हो गया तो आपको मर्डर के चार्जेस आपके ऊपर लग जाएंगे। क्राइम अगर नहीं एकम्प्लिश हुआ तो आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगेंगे, राइट। देखिए चार्जेस लगेंगे का मतलब क्या है, हमेशा जब भी आप जानो कि जो पुलिस आपको जब अरेस्ट करती है तो उसके बाद जब कोर्ट में पेश करना होता है तो उसके पहले पुलिस को चार्जशीट पेश करना होता है, ठीक है। पुलिस को चार्जशीट पेश करना होता है, आपको अरेस्ट करने से लेकर के कोर्ट में पेश करने के बीच 60 दिन के अंदर पुलिस को टाइम मिलता है कि भाई चार्जशीट आप पेश करें, नहीं तो डिफॉल्ट बेल हो जाएगा 60 या 90 दिन का। आप आगे लॉ स्कूल में अपने पढ़ेंगे ये सारे प्रोविजंस, अभी हम देखेंगे। अब आपको जो पुलिस ने चार्जशीट लिखा है तो पुलिस चार्जेस कैसे लिखती है, पुलिस चार्जेस लिखेगी, लेट सपोज अगर हम आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 300 जो है ये आपका मर्डर की डेफिनेशन बताता है कि व्हाट इज मर्डर, मर्डर क्या होता है। मर्डर की डेफिनेशन सेक्शन 300 में है। पर अगर पुलिस को चार्ज, लेट सपोज कोई पर्सन है जो कि मर्डर के लिए गिल्टी है, और अगर पुलिस को चार्जशीट में लिखना है कि भाई दैट पर्सन इज ए पर्सन जो है वो मर्डर के लिए चार्ज्ड है, तो कभी भी वो डेफिनेशन का सेक्शन नहीं लिखती है, हमेशा जो है पनिशमेंट का सेक्शन लिखाता है। 302 में क्या है, मर्डर की पनिशमेंट है, तो हमेशा चार्जशीट में पनिशमेंट वाला जो सेक्शन होगा वही मेंशन होगा, ना कि डेफिनेशन वाला। ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, सो ध्यान रखिएगा इसको। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया स्टेजेस ऑफ क्राइम। हाँ, तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमको किस किस केस में, कुछ ऐसे कौन कौन से केस हैं जहां पे हमको अकम्प्लिशमेंट नहीं हुआ तो भी पनिशमेंट हो जाएगी। लेट सपोज अब देखते हैं कि हमारा प्रिपरेशन के स्टेज में कब पनिशमेंट हो सकती है। प्रिपरेशन के स्टेज में लेट सपोज आपने काउंटरफीट करेंसी प्रिंट करने के लिए आपने मशीन्स ले आए, राइट। आपने क्या डिसाइड किया, आपका इंटेंशन क्या है कि आप काउंटरफीट करेंसीज प्रिंट करोगे एंड मार्केट में सर्कुलेट करोगे, राइट। सो उसके लिए यू हैड ब्रॉट अ मशीन। अब ये तो मशीन ब्रॉट करना पेपर प्रिंट करने के लिए या नोट्स या कॉइन्स को प्रिंट करने के लिए, इट इज अ स्टेज एट प्रिपरेशन, राइट। सो अब इस स्टेज में भी आपको क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो गया, प्रिपरेशन स्टेज में ही क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो गया और आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, राइट। बिकॉज आप मशीन नहीं बोरो कर सकते हैं नोट प्रिंट करने के लिए। आप मशीन बोरो करना इटसेल्फ शोज दैट यू आर गोइंग टू प्रिंट द नोट्स एंड यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट। तो आपको समझा कि जैसे आई आपने मशीन ही खरीदा, सिर्फ अभी आपने नोट प्रिंट भी नहीं किया है, सर्कुलेट भी नहीं किया है ना, लेकिन उसी स्टेज पे आपको पनिशमेंट हो गई। समझ में आ रही है बात, राइट। उसके बाद अटेम्प्ट का क्या है, अब लेट सपोज जैसे मर्डर हो गया, मर्डर में आपने क्राइम तो किया पर मिस हो गया, अकम्प्लिश नहीं हुआ, तो आपको अटेम्प्ट के स्टेज के लिए भी पनिशमेंट हो सकती है। हर क्राइम में अटेम्प्ट नहीं होता है, राइट। सो कुछ ऐसे क्राइम्स है जहाँ पे अटेम्प्ट हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए एक्साइटमेंट, आपने कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेट स्पीच बोला, राइट, या फिर इंसाइट किया आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या फिर आपने कोई हेट्रेड स्प्रेड किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ये क्या है, ये अटेम्प्ट का स्टेज है जहाँ पे आपने कुछ ऐसा भड़काऊ भाषण दिया है या आपने अटेम्प्ट किया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंसाइटमेंट के लिए या डिसअफेक्शनेट अफेक्शन के लिए लोगों के बीच, राइट। सो आपका अब ये गवर्नमेंट इंतज़ार नहीं करेगी कि आपके जो स्पीच हैं या आपका जो अटेम्प्ट है या जो आपने एक्ट किया है हेट स्पीच के लिए, तो उसके अगेंस्ट दंगा हो या फिर किसी भी तरीके का कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट वेट नहीं करेगी, वो आपको प्रिपरेशन स्टेज पे ही, अटेम्प्ट स्टेज पे ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, राइट। सो अकम्प्लिशमेंट होने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये आपको पैसेज में समझ में आएगा कि यहाँ पे हम कौन से स्टेज में पनिशमेंट देना सही है, ठीक है। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है कि भाई किस केस में आपको प्रिपरेशन स्टेज पे ही मिलेगी, किस स्टेज पे आपको अटेम्प्ट पे मिलेगी, कहाँ पे आपको क्राइम अकम्प्लिश होने के बाद मिलेगा। चलिए अब आप लोग कॉमन सेंस से ये सोच करके बताइए कि कौन सा ऐसा क्राइम है, कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके अकम्प्लिशमेंट होने के बाद कोई पनिशमेंट नहीं है, पर अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो पनिशमेंट है, राइट। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन सा ऐसा क्राइम है, कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट पे कोई पनिशमेंट नहीं है
बट अगर उसका फेल होता है वो अटेम्प्ट तो पनिशमेंट होगी। एनी गेसेस? सो बेसिकली सुसाइड एक ऐसा ऑफेंस है, हाँ सुसाइड इज एन ऑफेंस, राइट, because you have the fundamental right to life, and right, you have fundamental right, that is right to life, and right to life does not include right to die. So आप अपनी जिंदगी अपने हाथ से नहीं ले सकते हैं, you have the right to life, ठीक है, आपको अपनी जिंदगी जीने का राइट है, बट यू डोंट हैव द राइट टू डाई, राइट। अगर आपने ये कोशिश किया कि आप अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट विल पनिश यू। सो बेसिकली क्या है कि अगर लेट सपोज आपने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है ना, अब उस टाइम पे अटेम्प्ट जो है आपका सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, आपने सुसाइड सक्सेसफुली कमिट कर दिया, तो भाई आपकी तो जान चली गई, तो हम पनिशमेंट किसको देंगे, है ना। तो सुसाइड एक ऐसा ऑफेंस है जहां पे उसके एकम्प्लिशमेंट के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, हाँ बट अगर फेलियर होता है तो उसके लिए पनिशमेंट है। ऐसा तो है नहीं भाई कि हम सुसाइड आपका फेल हुआ, चलो कोई बात नहीं, हम आपको फांसी की सजा दे देते हैं, आप मर जाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम जो पनिशमेंट देते हैं, प्रोविजन है पनिशमेंट का, पर ऐसा सच कोई हार्श पनिशमेंट नहीं होती है ना, क्योंकि भाई बेचारा खुद ही डिप्रेस्ड है। ओके, सो ये आपको समझ में आया। अगर आपका सुसाइड फेलियर हो गया तो फिर आपको उसके लिए कुछ अटेम्प्ट, कुछ पनिशमेंट, कुछ फाइन लग सकता है, ठीक है, क्लियर। इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, अकम्प्लिशमेंट। ओके, सो अभी इस लेक्चर में हम कुछ जनरल एक्सेप्शंस शुरू कर लेते हैं, है ना। कुछ बेसिक इंट्रो मैं जनरल एक्सेप्शन का आप लोगों को दे देता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम जनरल एक्सेप्शंस पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है। तो बेसिकली जनरल एक्सेप्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? जनरल एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे भी आपने कोई एक्ट किया है, ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लें कि भाई जनरल एक्सेप्शन और नॉर्मल केसेस में क्या अंतर होता है। तो जो नॉर्मल केसेस होते हैं वहाँ पे हमने देखा भाई कभी भी कोई भी केस होगा वहाँ पे दो पार्टीज होंगी, ठीक है। एक क्या होगा, आपका प्रोसिक्यूशन होगा, ओके, एक आपका प्रोसिक्यूशन एक पार्टी होगा, दूसरा पार्टी कौन होगा, डिफेंस, ठीक है, एक आपका डिफेंस होगा, है ना। प्रोसिक्यूशन का काम क्या है? प्रोसिक्यूशन का काम है पनिशमेंट दिलवाना, है ना। डिफेंस का काम है अपने साइड से डिफेंस, अक्यूज्ड ये होता है गवर्नमेंट लीडर, ठीक है। डिफेंस का काम है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, प्रोसिक्यूशन का काम है अक्यूज्ड को पनिश करवाना। तो जनरल केसेस में जहां पे जनरल एक्सेप्शन का प्ली नहीं किया गया है वहां पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। ही हैज टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, है ना। प्रोसिक्यूशन को एक प्राइमा फेसी केस बनाना होता है, मेड आउट करना होता है, इन विच दे हैव टू प्रूव दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड द क्राइम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब यह है कि कहीं से भी कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती हो, ठीक है, कहीं से भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है, किसी तरीके का कोई अजम्पशन नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रिजम्पशन नहीं है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस जो है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव किया है। अब जो जनरल एक्सेप्शन का केस होता है उसमें जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो कि नॉर्मल केसेस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है ये शिफ्ट हो जाता है डिफेंस के ऊपर, ठीक है। अब लेट सपोज भाई प्रोसिक्यूशन तो यही चाहेगा कि केस आपका जनरल डिफेंस के अंडर हो या ना हो, पनिशमेंट हो जाए आपको, पर अगर डिफेंस जो अक्यूज्ड है वो चाहता है कि उसको पनिशमेंट से एब्सॉल्वमेंट मिले तो फिर उसको अपना जो केस है वो जनरल डिफेंस के अंडर मेड आउट करना पड़ेगा। सो बर्डन ऑफ प्रूफ अब किसके ऊपर शिफ्ट हुआ? डिफेंस के ऊपर, ठीक है। इन जनरल केसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द प्रोसिक्यूशन to prove his case beyond reasonable doubt, but in the case of general exceptions this burden of proof shifts from prosecution to defense, right? ये समझ में आ गया?
In general exceptions, the burden of proof shifts from prosecution to defense. Okay. अब एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको प्रेजेंट है तो आपका केस जो है नॉर्मल केस हो जाएगा, जहां पे हम नॉर्मली पनिशमेंट देंगे आपको जज करके। और दूसरा, अगर आपको प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो आपका केस जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक है, क्या है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर? तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका मेंस रिया, राइट? ये है आपका वो इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो मेंस रिया अगर आपका प्रेजेंट है, गिल्टी माइंड अगर आपका प्रेजेंट है, तो आपका वो केस जो है वो नॉर्मल केस की तरह ही डील किया जाएगा। अगर हमने देख लिया कि भाई आपका गिल्टी माइंड प्रेजेंट है, आपने गिल्टी इंटेंशन के साथ वो क्राइम किया है, तो हम उसको नॉर्मल रेगुलर केस की तरह ही ट्रीट करेंगे। पर अगर हमने देखा कि भाई जो आपने एक्ट किया है वो आपसे एक्ट तो हो गया है, पर वहां पे गिल्टी माइंड या आपका एज सच गिल्टी इंटेंशन प्रेजेंट नहीं था, या आपने अपने आप को बचाने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस में वो एक्सरसाइज किया है, तो फिर हम उस टाइम पे आपको उस एक्ट से एब्सॉल्वमेंट दे सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये है आपका ओवरव्यू, जहां पे आपको हम जनरल डिफेंसेस पढ़ेंगे। अलग अलग जनरल डिफेंसेस हैं 8-10 टाइप के। mistake of fact bound by law, mistake of fact justified by law, accident, necessity, insanity, intoxication, consent. So there are different forms of different types of forms of general exception. We are going to read the very first general exception, that is mistake of fact bound by law, right, in our next class. So I hope you had understand all the concepts and the stages and the brief introduction of general exception. So see you in the next class, and if you have any questions, then do let us know. Thank you so much. Revise the concept, and we'll see you in the next class. Thank you.